तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म एक्सप्लेन गुरु में। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जेल से जो एक सुनसान टापू पर बनी हुई थी। चारों तरफ समुंदर और बीच में पत्थरों से बनी वो डरावनी जेल जहां से भागना नामुमकिन था। आज उस जेल में नए कैदियों को लाया जा रहा था और उन्हीं में से एक था एडम। जेल में पहुंचते उसे वार्डन के सामने लाया गया। एडम ने हाथ जोड़कर कहा, सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। लेकिन वार्डन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर किसी जेल में भेजा जाता। यहाँ इतनी दूर सिर्फ वहीं आते हैं जिनके साथ कोई साजिश हुई हो। इतना कहकर वार्डन ने उसे बुरी तरह से पीटा, फिर एक तंग अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। कमरे में एक लकड़ी का दरवाजा और ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। वो दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब वार्डन बिना वजह अंदर आकर कैदियों को मारता था। साल दर साल बीतते गए। अकेलेपन में एडम धीरे धीरे टूटने लगा। वो दीवार पर लिखता, भगवान मुझे न्याय दिलाएं। लेकिन 12 साल बीतने के बाद उसका भगवान पर से भरोसा उठ चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद वो हमेशा के लिए यहीं सड़कर मर जाएगा। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसके कमरे की जमीन हल्की सी हिलने लगी। पहले तो एडम डर गया, उसे लगा कोई भूत है, पर जब नीचे की मिट्टी हटी तो उसमें से एक इंसान निकल आया। वो था एबे, जो नीचे वाले फ्लोर का कैदी था। पिछले 5 सालों से वो एक सुरंग खोद रहा था ताकि जेल से भाग सके, पर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो सुरंग सीधा एडम के कमरे में निकल आई, जैसे भगवान ने एडम की पुकार सुन ली हो। अब एडम को एक साथी मिल गया था जिससे वो बातें कर सकता था, हंस सकता था। एबे ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। एडम ने झट से हामी भर दी और फिर दोनों मिलकर सुरंग खोदना शुरू करते हैं। तभी उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। अब डर के मारे एडम अपने कमरे की तरफ भागा और जल्दी से कचरे की टोकरी तैयार कर ली, क्योंकि हर रोज गार्ड 2 बार ही दरवाजा खोलते थे, एक बार कचरा लेने और एक बार खाना देने, और बाकी वक्त में वो दोनों खुदाई जारी रख सकते थे। एबे ने पत्थरों से चिंगारी निकालकर बालों का गुच्छा जलाया और उसी से एक मोमबत्ती जलाकर सुरंग रोशन की। फिर दोनों झुककर कम जगह में मिट्टी हटाने लगे। बहुत मुश्किल थी, पर उम्मीद अब भी जिंदा थी। एबे को अंदाजा था कि अगर ऐसे ही चलते रहे तो 3 साल में वो आजाद हो जाएंगे। एक दिन एडम को एबे की किताबों में पता चला कि वो कभी राजा का एक बेहतरीन तलवारबाज हुआ करता था। ये जानकर एडम ने जिद कर ली कि अगर तुम मुझे तलवारबाजी नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें खुदाई नहीं करवाऊंगा। अब एडम की जिंदगी का मकसद सिर्फ बदला लेना था। एबे मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें लड़ाई का हुनर सिखाऊंगा। उसने कहा, एक योद्धा की असली ताकत उसकी रफ्तार होती है। फिर कमरे की छत से टपकती पानी की बूंदों के नीचे उसने हाथ चलाया, और वो हाथ उसने इतनी तेजी से चलाया कि उसका हाथ गीला ही नहीं हुआ। एबे ने कहा, जिस दिन तुम्हारे हाथ ऐसे हो जाएंगे उस दिन तुम सच्चे योद्धा बन जाओगे। एबे के ये शब्द जैसे एडम के सीने में आग बनकर जल उठे थे। वो हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। तलवारबाजी की प्रैक्टिस, पढ़ाई और खुदाई, यही अब उसकी जिंदगी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद एबे ने अपने कमरे में दरवाजे की लकड़ी से फट्टे तोड़कर एक नकली तलवार बनाई। अब वो एडम को असली योद्धा की तरह ट्रेनिंग देने लगा। एबे का हर वार सटीक, हर चाल सोच समझकर, और एडम धीरे धीरे उसकी बराबरी करने लगा। एडम का पूरा दिन खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही निकल जाता था। सालों की कैद के बाद ये पहली बार था जब उसे लग रहा था कि वो किसी मकसद के लिए जी रहा है। धीरे धीरे एडम की चाल और वार और ताकत में ऐसा सुधार आया कि अब वो खुद एबे से भी तेज खतरनाक बन चुका था। एबे मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे अंदर अब वो जज्बा है जो किसी राजा के सिपाही में होता है। एक शाम दोनों बातें कर रहे थे कि तभी एडम को पता चला कि एबे पहले स्पार्डिया नाम के एक बहुत अमीर परिवार के लिए काम करता था। वो बताता है कि मेरे मालिक ने बहुत दौलत जमा की थी और नेपोलियन ने मुझे उसी खजाने का राज जानने के लिए कैद करवा दिया। अब ये सुनकर एडम की आंखों में गुस्सा भर गया, क्योंकि उसे भी नेपोलियन की चालों और धोखों ने ही यहाँ पहुँचाया था। दोनों की नफरत अब एक ही दिशा में थी, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी। दिन ब दिन सुरंग लंबी होती जा रही थी। हर खुदाई के साथ दोनों को लगता था कि अब आजादी बस थोड़ी दूर है। एक दिन उन्हें मिट्टी में पौधों की जड़ें नजर आई। इसका मतलब था कि वो जमीन के काफी करीब पहुंच चुके हैं। दोनों की आंखों में खुशी थी। वो हंस पड़े, एक दूसरे को गले लगा लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक सुरंग जोर जोर से हिलने लगी। पत्थर टूटने की आवाजें, मिट्टी का झरना, और अगले ही पल भारी पत्थरों का ढेर उनके ऊपर गिर पड़ा। एबे नीचे दब गया। एडम ने चीखते हुए पत्थर हटाने शुरू किए। एबे, आवाज दो। काफी मशक्कत के बाद उसने एबे को बाहर निकाला, लेकिन अब वो बुरी तरह से घायल था। उसकी छाती पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा था और अब उसकी सांसें टूटने लगी थी। एबे ने कमजोर आवाज में कहा, एडम, ये हमारी गलती थी, हमने सुरंग गलत दिशा में खोद दी। ऊपर से एक खाने वाला डिब्बा गिरा था, जिससे साफ था कि वो कैद से बाहर नहीं बल्कि किसी दूसरे कमरे के नीचे पहुंच गए थे। एबे के फेफड़े बुरी तरह से चोटिल थे।
अब वो जानता था कि उसका वक्त खत्म हो गया है। उसने कांपते हाथ से अपने कमरे की तरफ इशारा किया। वहाँ वो पत्थर हटाना, उसके नीचे तुम्हें मेरी किताब मिलेगी और उसके नीचे कुछ छिपा हुआ है। एडम ने जैसे तैसे पत्थर हटाए और वहाँ से एक पुराना नक्शा निकला। वो था उस खजाने का नक्शा जिसके लिए एबे को कैद किया गया था। नक्शे को देखकर एडम हैरान रह गया। वो कोई मामूली खजाना नहीं था बल्कि एक साम्राज्य की बराबर दौलत थी। एबे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वादा करो एडम कि तुम इस दौलत का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करोगे और जितना हो सके बुराइयों से दूर रहोगे। एडम ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ। और कुछ ही पल बाद एबे की सांसें थम गई। एडम की आंखों में आंसू थे। उसका एकमात्र दोस्त था, वो भी चला गया। वो वहीं बैठा रहा तब तक जब तक कि रात ना हो गई। थोड़ी देर बाद जब गार्ड खाना देने आया तो एडम जल्दी से दीवार के पीछे छिप गया। गार्ड ने कई बार आवाज दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया और एबे की लाश देखकर घबरा गया। वो तुरंत सीनियर्स को खबर देने भागा। एडम ने फुर्ती से सुरंग का मुंह ढक दिया और वापस अंदर घुस गया। कुछ देर बाद गार्ड्स लौटे और एबे की लाश को एक बड़े से कपड़े के बैग में डाल दिया। एडम सुरंग में छुपा हुआ ये सब देख रहा था। जैसे ही सब लोग चले गए, एडम चुपचाप कमरे में आया और एबे की लाश देखकर उसके मन में एक ख्याल आया। उसने खुद को एबे की जगह बॉडी बैग में डाल दिया। इसके थोड़ी देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश ले जाने के लिए आया। क्योंकि ये जेल एक सुनसान टापू पर थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि लाश को समुद्र में फेंक देना ही सबसे आसान तरीका होगा। उधर एक गार्ड रोज की तरह खाना लेकर एडम के कमरे में गया। जब दरवाजा कई बार खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, वो अंदर गया और वहाँ देखा कि एडम गायब है और एबे की लाश पड़ी है। वो डर के मारे चिल्लाते हुए वार्डन को बुलाने दौड़ा। उधर बाहर समुद्र के किनारे तूफानी हवाएं चल रही थी। लहरें पत्थरों से टकरा रही थी, इतनी जोर से कि किसी की आवाज भी सुनाई देना मुश्किल था। वार्डन अपने आदमियों से बात कर रहा था कि तभी एडम ने मौका देकर उसकी चाबियां चुरा ली। लेकिन तभी बैग में हलचल महसूस करते हुए वार्डन चौंका। वो पास झुका ही था कि एडम ने अचानक हरकत की और दोनों सीधे उफंदे समुद्र में जा गिरे। समुद्र में गिरते ही एडम ने फुर्ती से वार्डन की चाबियां निकाली और खुद को उस बोरी से आजाद कर लिया। पानी में डूबते हुए भी उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे ही वो ऊपर तैर कर आया, उसने पीछे मुड़कर वार्डन को देखा। वो वही शख्स था जिसने सालों तक उसे पीटा, जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। सालों का गुस्सा, दर्द और बदला एक साथ उमड़ पड़ा। एडम ने बेरहमी से वार्डन को पानी में दबोच लिया और उसे तब तक नीचे दबाकर रखा जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई। अब लहरें गरज रही थी, समुद्र उफन रहा था और उस सब के बीच एडम ने अपने अतीत को हमेशा के लिए डुबो दिया। अब वो बिना पीछे देखे सीधा गहरे समुद्र में तैरता चला गया। ना मंजिल का पता, ना दिशा का, बस आजादी की चाह और बदले की आग उसे आगे खींचे जा रही थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान टापू पर पाया। वो आधा मरा हुआ था, कपड़े फटे हुए, शरीर पर जख्म, पर फिर भी जिंदा था। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो कैसे यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन उसकी मुश्किल खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहीं पर बैठे कुछ लोग उसे घूर रहे थे और वो थे समुद्री डाकू। उनके झुंड के बीच एक बड़ा सा कप्तान बैठा था, लुइजी वाम्पा। एडम को लगा कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। लुइजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम तुझे मार सकते हैं लेकिन एक सौदा करते हैं। उसने कहा कि उसके साथी जोकोपो ने उसे धोखा दिया था और आज वैसे भी उसे जिंदा गाड़ने का इरादा था। अगर तू इस गद्दार को हरा दे तो हम तुझे आजाद कर देंगे, लेकिन अगर तू हारा तो दोनों की मौत तय है। एडम ने बिना सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। जाकोपो तलवारबाजी में बेहद तेज था, उसकी चाल घातक थी, लेकिन एडम अब वो भोला नौजवान नहीं था जो कभी जहाज पर काम करता था। वो था एबे का शागिर्द, जिसने सालों तक मौत के साए में जीकर लड़ना सीखा था। लड़ाई शुरू हुई। जाकोपो के वार तेज थे, पर एडम की चाल उससे कहीं तेज। वो एबे की सिखाई गई तकनीक इस्तेमाल कर रहा था, तेजी, सटीकता और धैर्य। कुछ ही मिनटों में एडम ने जाकोपो को नीचे गिरा दिया। सभी समुद्री डाकू चुप थे। सबको लगा कि अब एडम उसे मार देगा, लेकिन एडम पीछे हट गया और बोला, इसे मत मारो, ये भी तुम्हारे काम का आदमी है। हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे, क्योंकि अच्छे लुटेरे आजकल कहाँ मिलते हैं। लुइजी ये सुनकर हंस पड़ा। लुइजी ये सुनकर बोला कि तू तो बड़ा दिलचस्प आदमी है। उसने कहा, आज के बाद तुम दोनों जिंदा रहोगे। कुछ दिनों बाद एडम जहाज पर बैठा हुआ था। वो लहरों को देखता है और सोचता है कि कैसे एक पल में जिंदगी बदल जाती है। वो लुइजी को अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसे धोखे से जेल में डाला गया, कैसे उसने सालों अकेले काटे और कैसे अब वो सिर्फ इंसाफ और बदला चाहता है। एडम की कहानी सुनकर लुइजी प्रभावित हो गया। उसने कहा, अब तू आजाद है, जा अपना बदला पूरा कर। जाकोपो, जिसकी जान एडम ने बख्श दी थी, वो उसके पास आया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एडम ने उसकी तरफ देखा और कहा, फिर चलो, मुझे एक नाव चाहिए, बाकी का काम मेरा है। अब रात के वक्त एडम चुपके से अपने पुराने मालिक के घर पहुंचा, वो जगह जहाँ कभी उसकी खुशियां बसती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। लोग उसे
पहचान तक नहीं पाए। थोड़ी देर बाद उसे एक दर्दनाक सच्चाई पता चली। उसके जेल जाने के सदमे में उसके पिता की मौत हो गई थी। अब ये सुनकर एडम अंदर से टूट गया। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे पता चला कि उसका सबसे अच्छा दोस्त मोंडेगो, जिसे वो अपना भाई मानता था, उसी ने उसे फंसाया था और अब वो उसी की मंगेतर मर्सिडीज से शादी कर चुका था। एडम की रूह कांप उठी। जिसे मैंने दोस्त समझा उसने मेरी जिंदगी लूट ली। अब बदला सिर्फ उसका एक मकसद नहीं बल्कि उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह एडम और जाकोबो उसी रहस्यमय टापू पर पहुंचे जहां एबे के बताए खजाने के निशान छिपे थे। उन्होंने हर जगह खुदाई की, हर पत्थर के नीचे देखा, हर गुफा का कोना छाना, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर एडम को ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे ही कुछ छिपा हो। उसने मैप में बताई हुई जगह के पास एक अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई और जैसे ही नीचे पहुंचा उसे कई पुरानी जंग लगी संदूकें दिखी। जिज्ञासा में उसने एक संदूक खोली और अंदर से चमचमाता सोना दिखाई दिया। दोनों ने जितना हो सका उतना सोना नाव में भर लिया, लेकिन सारा खजाना ले जाने के लिए उन्हें एक बड़े से जहाज की जरूरत थी। पर अब एडम के अंदर खुशी से ज्यादा बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया था कि यह दौलत सिर्फ एक ही काम के लिए आएगी, उसके बदले के रास्ते को बनाने में। सबसे पहले एडम ने एक शानदार आलीशान महल खरीदा, फिर खुद को फ्रांस के एक नए रईस आदमी के रूप में सबके सामने पेश किया। जल्द ही उसने अपने आसपास बड़े बड़े अमीरों को पार्टी में बुलाना शुरू कर दिया। उसकी शाही दावतें और रईसी अंदाज देखकर लोग हैरान रह जाते थे। अब हर कोई उसकी रहस्यमय रईसी में दिलचस्पी लेने लगा था, लेकिन असल में ये सब एडम का गेम था। वो अपने पुराने धोखे दोस्त मोटेंगो का ध्यान खींचना चाहता था। एक दिन आखिर मोटेंगो उसकी पार्टी में आया, लेकिन बात किए बिना निकल गया। तभी एडम को पता चला कि उसकी पुरानी मंगेतर मर्सिडीज अब उसी मोटेंगो की पत्नी है। अब ये जानकर एडम के दिल में तूफान मच गया। जाकोबो ने बताया कि मोटेंगो का एक बेटा भी है, अल्बर्ट। एडम ने तब एक चाल चली। उसने अपने लोगों के साथ मिलकर अल्बर्ट की नकली किडनैपिंग करवाई और फिर खुद हीरो बनकर उसे बचा लिया। प्लान परफेक्ट काम कर गया। अल्बर्ट को यही लगा कि इस आदमी ने उसकी जान बचाई है। कृतज्ञ होकर उसने एडम को अपने जन्मदिन की पार्टी में आने का न्योता दिया। एडम ने थोड़ी नानुकुर की, लेकिन फिर आखिर में मान गया। पार्टी के दिन वही हुआ जो एडम चाहता था। एल्बर्ट ने अपने पिता मोटेंगो की मुलाकात एडम से कराई। 13 साल बाद ये दोनों आमने सामने थे, मगर अब एडम की शक्ल, चाल ढाल और पहचान इतनी बदल चुकी थी कि मोटेंगो उसे पहचान नहीं पाया। इसी बीच एडम ने अपने पहले टारगेट विलफोर्ड को भी फंसाने की तैयारी कर ली थी। वो वही क्रिप्ट मजिस्ट्रेट था जिसने सालों पहले नेपोलियन की चिट्ठी के चक्कर में एडम को जेल भिजवाया था। असल में विलफोर्ड का बाप नेपोलियन का समर्थक था, लेकिन पावर पाने के लालच में विलफोर्ड ने अपने ही पिता को मरवा दिया और इल्जाम एडम पर लगवाकर उसे जेल भिजवा दिया। अब एडम ने चालाकी से उसे अपने ही मुंह से सारा सच बुलवा लिया। विलफोर्ड ने सोचा कि अब कोई सबूत नहीं है, तो उसने खुलकर सब बोल दिया, पर उसे पता नहीं था कि कमरे से पहले से पुलिस छिपी थी। उन्होंने सब सुन लिया और वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर कंगाल हो चुका मोटेंगो भागने की फिराक में था। वो उसी किले में गया जहां उसने चोरी का खजाना छिपाया था, लेकिन जब संदूक खोले तो उनमें बस रेत निकली और आखिरी संदूक में सिर्फ एक छोटा सा चेस पीस था, वही जो उसने कभी एडम को दिया था। तभी एडम वहां पहुंच गया। अब मोटेंगो समझ चुका था कि उसके सामने कौन खड़ा है। गुस्से में दोनों के बीच जोरदार तलवारबाजी हुई, मगर मोटेंगो एडम के सामने टिक नहीं पाया। एडम ने उसे दीवार से चिपका दिया और आखिरी वार करने वाला था कि अचानक एल्बर्ट बीच में आ गया। नहीं, मैं अपने पिता को ऐसे मरते नहीं देख सकता। एल्बर्ट की ये बात सुनकर एडम एक पल के लिए ठिठक गया। उसका दिल भी किसी वक्त इंसान था और वही इंसानियत जाग उठी। लेकिन मोटेंगो ने इस मौके का फायदा उठाया। वो चुपके से बंदूक भरने लगा और एडम पर हमला कर दिया। अब इससे एडम की तलवार नीचे गिर गई। ऐसा लगा कि अब मोटेंगो जीत जाएगा, मगर आखिर में एडम ने जैसे तैसे पलटवार किया और एक जानलेवा वार में मोटेंगो को गिरा दिया। मोटेंगो की वही मौत हो गई। अब बदले की आग ठंडी पड़ चुकी थी। एडम ने अपनी मर्सिडीज और बेटे अल्बर्ट को देखा और समझ गया कि अब उसके पास सब कुछ है, सिवाय उन सालों के जो जेल ने उसे छीन लिए। वो भी यही चाहता था कि किसी को भी ये सब ना झेलना पड़े। वो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बनकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का वो अध्याय बंद करके चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।